2018 से 2023 तक पब्लिक इकोनॉमिक्स में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहली बार मुझे ज्वाइन किया है, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं इसी चैनल माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवा रही हूँ रिगार्डिंग NTA UGC NET JRF एग्ज़ाम फॉर दिस जून अटेम्प्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपका 28 जून को पेपर शेड्यूल्ड है इकोनॉमिक्स का। उसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं कंप्लीट यूनिट्स करवा रही हूँ आपको बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस PYQs विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये पार्ट 1 है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने आपको बता देती हूँ कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी हैं और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर भी सारी वीडियोस जो हैं वो बना दी हैं, तो उन्हें आप रेफ़र कर सकते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम फटाफट आगे बढ़ते हैं बिल्कुल भी देरी ना करते हुए, ताकि हम पब्लिक इकोनॉमिक्स को भी पहले की यूनिट्स की तरह कंप्लीट कर लें। चलिए, सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो दिस इज़ दिसंबर 2022 शिफ्ट 1, यानी कि जो अभी आपका लेटेस्ट पेपर हुआ था इन फरवरी और मार्च, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट 1 में जो हुआ था, क्योंकि इस बार आपका पेपर 2 शिफ्ट्स में हुआ था, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। तो पहले शिफ्ट 1 डिस्कस करेंगे, देन शिफ्ट 2 के ऊपर चलेंगे। चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन? अ टोल टैक्स इज़ अ टैक्स ऑन दो सिटीजन्स हु यूज़ टोल रोड्स। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी है कि एक टोल टैक्स उसी के ऊपर लगाया जाएगा जो टोल रोड्स को यूज़ करता है, ये कौन से आपके पॉलिसी को क्या कर रहा है, कौन सी पॉलिसी को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, सो आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट सिंपली यहाँ पर लग रहा है। सो दिस इज़ बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल, ओके, विच इज़ गिवन बाय एरिक लिंडाल। ओके, एरिक लिंडाल ने दिया था बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल। इसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो टैक्सेस होते हैं ना, टैक्सेस उसी इंसान के ऊपर लगाने चाहिए जो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हो। ठीक है, जिस भी चीज़ का फ़ायदा वो इंसान उठा रहा है, तो जो भी इंसान बेनिफिट रिसीव करेगा उसी को उस चीज़ का पेमेंट करनी चाहिए। जैसे अगर आप टोल रोड्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, टोल रोड्स के ऊपर अगर आप जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर टोल टैक्स पे करते हैं। तो उन रोड्स का फ़ायदा कौन उठा रहा है, उन हाईवेज़ का फ़ायदा कौन उठा रहा है, आप उठा रहे हैं। ठीक है, जो ट्रैवलर्स हैं वो उठा रहे हैं उसका फ़ायदा, तो वही लोग उसका टैक्स जो है वो पे करेंगे। ठीक है, सो दिस बिलोंग्स टू द बेनिफिट प्रिंसिपल। अगेन ये आपका एक PYQ है, यानी कि पहले ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सो दिस वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन इन द पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेज। अब आपकी फ्री राइडर प्रॉब्लम होती क्या है? तो फॉर एग्जांपल एक पब्लिक गुड है। ठीक है, पब्लिक गुड क्या होता है? एक ऐसा गुड विच इज़ नॉन राइवल इन नेचर एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल? तो पब्लिक गुड एक ऐसा गुड होता है विच इज़ नॉन राइवल। दैट मीन्स आप किसी को भी उसको अगर आप कोई भी इंसान यूज़ कर रहा है उस कमोडिटी का, उस गुड का, तो वो दूसरे इंसान के लिए कम नहीं हो जाती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें, ठीक है, तो अगर आप जाके स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई करेंगे या आप स्ट्रीट लाइट का फ़ायदा उठाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी के लिए वो स्ट्रीट लाइट कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, उनके लिए वो तब भी उतनी ही अवेलेबल रहेगी। So this is the principle of non-rivalness. Next is non-excludability. Non-excludability क्या होती है कि आप अगर किसी भी पब्लिक गुड को यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी को भी रोक नहीं सकते उसके यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो आप किसी और को रोक नहीं सकते पार्क में जाने के लिए, वो भी उस पार्क का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट को देख लीजिए, तो आप स्ट्रीट लाइट के यूज़ के लिए अपने पड़ोसी को मना नहीं कर सकते, वो भी उसका भी पूरा हक है उस चीज़ के ऊपर जितना आपका है। ओके, चलो, तो अब फ्री राइडर की प्रॉब्लम कब अराइज होती है? फ्री राइडर की प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब किसी भी गुड को यूज़ करने के लिए बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारी पब्लिक है जो उस कमोडिटी का यूज़ करती है। अब उस कमोडिटी के लिए किसने पे किया है, किसने पे नहीं किया है, ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि किसने टैक्स पे किया है या किसने टैक्स पे नहीं किया है, ये पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फ्री राइडर की प्रॉब्लम इसी से अराइज होती है कि यहाँ पर बहुत सारी बेनिफिशरीज है, पूरी पब्लिक है जो उस कमोडिटी का यूज़ कर रही है इवन विदाउट पेइंग। किसी और ने उस कमोडिटी के लिए पे किया है पर फ़ायदा उसका दूसरे लोग भी उठा लेते हैं। ठीक है,
यानी कि वो फ्रीली राइड कर रहे हैं आपकी टैक्स पेमेंट के ऊपर। आपने टैक्स पे किया, आपने उसके लिए पेमेंट करी पब्लिक गुड के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? दूसरे लोग भी उठा रहे हैं जिन्होंने वो टैक्स पे नहीं किया या उस कमोडिटी के लिए उन्होंने पे नहीं किया। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग। सो इसका आंसर क्या बैठेगा? थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ व्हेन नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आर लार्ज। ठीक है, जब बेनिफिशरीज कौन होते हैं? जो उस कमोडिटी से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो जब अब वो लोगों का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है एंड एक्सक्लूजन ऑफ एनी वन ऑफ देम इज़ इम्पॉसिबल, यानी कि आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते हो उस कमोडिटी के यूज़ के लिए। ओके, सो ये दोनों प्रिंसिपल जब आपके फॉलो हो जाएंगे कि इफ़ देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हो और बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सो तब आपकी फ्री राइडर की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेटर द डाइवर्जेंस बिटवीन द शैडो प्राइस एंड द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब मार्केट प्राइस तो आप सबको पता ही है कि किसी भी कमोडिटी को आप उसके मार्केट प्राइस से ही अटैच करते हैं कि वो कितने का बिक रही है वो सामान। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट के अंदर। सो शैडो प्राइसिंग आपको कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। शैडो प्राइस क्या होता है? शैडो प्राइस होता है एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी when market price of a commodity is difficult to ascertain, ठीक है, जब आप किसी भी कमोडिटी का मार्केट प्राइस पता लगा नहीं पा रहे हैं, आपको उसका मार्केट प्राइस पता लगाने के लिए कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप क्या करते हो? उसकी एक एस्टिमेटेड प्राइस लगा लेते हो कि हाँ इसका इतना प्राइस हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पब्लिक गुड्स, ठीक है, तो पब्लिक गुड्स होते हैं, जो पब्लिक गुड्स होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पता लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए आप पब्लिक गुड्स को किससे मेजर करते हो? शैडो प्राइजेस से मेजर करते हो। ठीक है, यानी कि आप उसका एस्टिमेट लगा लेते हो कि कितने प्राइस की वो आपकी पब्लिक गुड पड़ रही है। ओके, तो जितना ज़्यादा आपके शैडो प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, वो पूछ रहे हैं उससे फिर क्या होने वाला है, यानी कि आपकी एस्टिमेटेड प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है, जितना ज़्यादा उनके बीच में फ़र्क होगा उससे क्या होगा। सो द ग्रेटर द नीड फॉर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, या फिर द लेसर द नीड फॉर द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, देन देयर विल बी नो सोशल बेनिफिट इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट आपको दे रखा है यहाँ पर देन द सोशल कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो देखो बेटा, अगर जितना ज़्यादा आपके शैडो प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में डाइवर्जेंस होगी, यानी कि जितना ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंस होगा, आपकी एस्टिमेशन और एक्चुअल प्राइस के बीच में जितना डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा नीड पड़ेगी कि आप सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रोड कंस्ट्रक्शन करवानी है या आपको कोई डैम कंस्ट्रक्शन करवानी है या आपको कोई हाईवे बनवाना है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट आपकी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी पड़ेगी, यानी कि इससे हमें कितना बेनिफिट मिलेगा अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को करते हैं, तो इसको लगाने से हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो उस एनालिसिस को हम देखेंगे। अगर जितना ज़्यादा हमारे सोशल बेनिफिट्स होंगे ओवर द सोशल कॉस्ट, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आगे कंप्लीट करना। ओके, अगर हमारी सोशल कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, which of the following is true in the case of externalities? अब what are externalities? So externalities are the benefits received or losses incurred because of activities of some other person for which no compensation has been paid or received respectively। ठीक है, सो एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है? एक्सटर्नैलिटीज़ वो अलग अलग तरीके के फ़ायदे हैं, वो अलग अलग तरीके के लॉसेस हैं जो आपको किसी और की एक्टिविटीज़ से हो रहे हैं, जिनके लिए ना तो आपने किसी को कुछ पेमेंट करी है, ना ही आपको उन लोगों ने कोई पेमेंट करी है। फॉर एग्जांपल, अगर
आप बाहर निकलते हैं अपने घर से तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। आपके घर में कोई गाड़ी नहीं है, आप गाड़ी चलाते भी नहीं हो, आप तो साइकिल से हमेशा ट्रैवल करते हो, लेकिन दूसरे लोग गाड़ियों पे जा रहे हैं, ट्रक वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, हेल्थ आपकी डेटीरियोरेट हो रही है। सो दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रही है, यानी कि दूसरों ने एक्टिविटीज़ करी जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ, लेकिन नुकसान किसको हो गया? आपको हो गया, और वो लोग आपको बदले में कुछ कॉम्पनसेशन भी पे नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक पार्क की, ठीक है, एक पब्लिक पार्क की अगर हम बात करते हैं, सो उस पब्लिक पार्क के अंदर आप जाते हैं और आप उस पर जो घास है उसके ऊपर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ी दौड़ लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा वॉक वगैरह करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो रही है, ठीक है। लेकिन वो एक्टिविटी किसकी थी? वो एक्टिविटी परफॉर्म करी है गवर्नमेंट ने, ठीक है। गवर्नमेंट ने वो पब्लिक पार्क बनाया है, जिसका फ़ायदा किसको हो गया? आपको फ़ायदा हो गया, और आपने बदले में गवर्नमेंट को कुछ पे किया भी नहीं है, ठीक है। अब ये मत कहिएगा मैम टैक्सेस तो हम पे करते हैं, तो टैक्सेस के बदले में गवर्नमेंट कभी भी आपको प्रॉमिस नहीं करती है कुछ भी देने का, ठीक है। सो जो आप टैक्सेस पे कर रहे हैं उसके लिए कोई भी मैंडेटरली प्रॉमिस नहीं होता है गवर्नमेंट का कि वो आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ही करेगी, ठीक है, उसके बदले में। तो इसीलिए आप टैक्सेस को नहीं कह सकते कि वो आपने कॉम्पनसेशन वहाँ पर पे करी है। ये चीज़ हम मानेंगे कि आपने इसके बदले में, जो पब्लिक पार्क आप यूज़ कर रहे हो उसके बदले में आपने कुछ भी नहीं पे किया है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ओके। चलो, सो अब उन्होंने पूछा इन एक्सटर्नैलिटी के केस में कौन सी चीज़ यहाँ पर ठीक लिखी गई है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन, जब ह्यूमन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तभी तो हो रहा है आपकी या तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव। It is not tied to consumer sovereignty. This is wrong. It is related to consumer sovereignty. Okay. It is based on higher order judgment of right and wrong. This is wrong. ठीक है. It is not related to the higher order judgment of right and wrong. Last, it is an amoral concept. So this is right. आपका ये amoral concept बिल्कुल है. So this is a very different question जो इस बार आपके पेपर में पूछा गया था. इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे, है ना. चलो. सो दिस क्वेश्चन हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एजम्पशंस ऑफ एरोज कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है. सो एरो का हमारा थ्योरम है एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम. एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम. तो एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में हमारी 5 अजम्पशंस है, ठीक है. 5 अजम्पशंस है. वो 5 अजम्पशंस आपको याद रखनी है. मैं आपको बता रही हूँ कि वो कौन कौन सी है. ओके, गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो द फर्स्ट अजम्पशन इज यूनिवर्सैलिटी कंडीशन. ओके, दिस इज यूनिवर्सैलिटी कंडीशन. सेकेंड अजम्पशन है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कंडीशन. रिस्पॉन्सिवनेस कंडीशन. थर्ड अजम्पशन है आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स. इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स. फोर्थ अजम्पशन है आपकी नॉन इम्पोजिशन कंडीशन. नॉन इम्पोजिशन कंडीशन. फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी क्या है? नॉन डिक्टेटरशिप कंडीशन. नॉन डिक्टेटरशिप कंडीशन. ओके, चलो. तो ये 5 अजम्पशंस हैं आपकी एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम की. तो वही उसने आपसे पूछी है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन ठीक है. तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस. तो रिस्पॉन्सिवनेस की है हमारी यहाँ पर कंडीशन, सो दिस इज राइट. नेक्स्ट इम्पोजिशन, यहाँ पर नॉन इम्पोजिशन की कंडीशन है, नॉट द इम्पोजिशन कंडीशन. ओके, तो ये गलत हो जाएगा. नेक्स्ट डिक्टेटरशिप की कंडीशन नहीं है, नॉन डिक्टेटरशिप की कंडीशन है, तो ये भी आपका गलत हो गया. नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी और कंसिस्टेंसी. दिस इज यूनिवर्सैलिटी कंडीशन आपकी, ठीक है. इसी के अंदर आपके आते हैं ट्रांजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी. ओके,
सो दिस इज राइट. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स, तो ये भी हमारा था थर्ड अजम्पशन. ओके, सो A, D and E are the right assumptions about the Arrow's impossibility theorem. Okay, चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट फॉर पब्लिक सेक्टर. ठीक है, पब्लिक सेक्टर के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स आपके बैठेंगे, तो ये तो आप बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, इसको आप अपनी जनरल नॉलेज से कर सकते हो. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना. बैलेंस रीजनल ग्रोथ करना, ठीक है, यानी कि अलग अलग रीजन की क्या होनी चाहिए, इक्वल ग्रोथ करवानी चाहिए. प्रमोट एग्रीकल्चर की ग्रोथ करना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना. बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना. ठीक है, तो सारे ही आपके क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं पब्लिक सेक्टर के. ओके, सो आंसर विल बी A, B, C, D एंड E, फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर अ गुड टैक्स सिस्टम. ठीक है, एक अच्छे टैक्स सिस्टम के लिए आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें यहाँ पर ठीक लग रही हैं, ये आपको बताना है. सो रेवेन्यू यील्ड शुड बी एडिक्वेट. अगर आप टैक्स लगा रहे हो, अपना कोई टैक्स सिस्टम है आपका इकोनॉमी का, तो उससे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो एडिक्वेट होना चाहिए. टैक्स रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो एडिक्वेट होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए. सो दिस इज़ राइट. नेक्स्ट, आपका टैक्स सिस्टम शुड बी सो दैट डिफरेंट इनकम ग्रुप्स ऑफ पीपल टैक्स इक्वली. नो, दिस इज़ क्या हो जाएगा, अगर आप इक्वली टैक्स करेंगे तो ये आपकी सही नहीं है. आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंटली टैक्स करना चाहिए सारे इनकम ग्रुप्स को, यानी कि आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के ऊपर जाना चाहिए. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है कि आपके जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनके हायर इनकम्स हैं, उनके ऊपर आपको हायर टैक्सेस लगाने चाहिए. ठीक है, जो आपके लोअर इनकम ग्रुप है, यानी कि जो पुअर पीपल हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स जो हैं, उनके ऊपर आपको लो टैक्सेस लगाने चाहिए, कम टैक्सेस लगाने चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, इनकम टैक्स. ठीक है, सो इनकम टैक्स आपका प्रोग्रेसिव टैक्स होता है. आपको हमेशा जो अलग अलग इनकम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अलग अलग टैक्स लगाना चाहिए. जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ताकि आपकी जो इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो सके. ओके, तो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. बिल्कुल आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होनी चाहिए आपकी टैक्स की. ओके, सो दिस इज़ राइट. नेक्स्ट, टैक्स सिस्टम शुड नॉट परमिट स्कोप फॉर टैक्स लीकेज एंड इवेजन, विच इज़ वेरी राइट. ठीक है, यानी कि आपके टैक्स सिस्टम में किसी भी तरीके का लूप होल नहीं होना चाहिए कि लोग आपके टैक्स को इवेड कर दे. टैक्स इवेजन क्या होता है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स. ठीक है, जब आप टैक्स की चोरी करते हैं, दिस इज टैक्स इवेजन. तो आपका टैक्स पेमेंट लोग ना करें, टैक्स की चोरी ना करें, उसके लिए आपको अपने टैक्स सिस्टम में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना होता. ओके, दिस इज राइट. टैक्स शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज इंटरफेरेंस विद मैक्सिम मार्केट एफिशिएंसी. एक सेकेंड, टैक्स शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज इंटरफेरेंस विद मार्केट एफिशिएंसी. नो, आपका जो टैक्स है मैक्सिमाइज क्यों करना है आपको इंटरफेरेंस तो कम होनी चाहिए ना आपकी. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, आंसर क्या बैठेगा फिर आपका, A, C एंड D, थर्ड ऑप्शन. ओके, तो इसको भी आप अपनी कॉमन नॉलेज से कर सकते थे. नेक्स्ट, फेडरल ट्रांसफर्स टू स्टेट्स आर रिक्वायर्ड मेनली. जो आपके फेडरल ट्रांसफर्स होते हैं फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो किस लिए किए जाते हैं ये आपको अब बताना है. ओके, चलिए. So, to offset unequal assignment of resources and responsibilities between federal government and state government, this is right. आपका जो रिसोर्सेज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम होते हैं. तो ये जो आपका रिसोर्सेज का मिसमैच है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, उसको कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, ये ट्रांसफर्स करते हैं, ताकि उनके पास वो रिसोर्सेज एडिक्वेट हो जाए स्टेट गवर्नमेंट के पास. नेक्स्ट, टू करेक्ट स्पिल ओवर्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स बिटवीन जॉरिसडिक्शन. ठीक है, तो आपके जो भी स्पिल ओवर्स बेनिफिट, जो आपके पब्लिक गुड के जितने भी स्पिल ओवर बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको करेक्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो राइट. नेक्स्ट, टू एड्रेस हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस. ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस क्या होता है अब कि दिस इज, देखो, एक होता है आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. ठीक है, यानी कि जो आपकी फाइनेंस कमीशन के अंदर डिवोल्यूशन होता है ना.
सो वर्टिकल डिवॉल्यूशन क्या होता है? वर्टिकल डिवॉल्यूशन है जो आप सेंटर जो है वो स्टेट को जो भी फंड्स दे रही है, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन क्या होता है कि आपकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कई सारे क्या हैं डिफरेंसेस हैं। लाइक कहीं पे टैक्स जो है टैक्स का एफर्ट अच्छा है, कहीं पे टैक्स का एफर्ट अच्छा नहीं है, यानी कि टैक्स सिस्टम वहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कहीं पे आपका एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जाता है किसी स्टेट में, कहीं पे एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। किसी स्टेट का जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी यानी कि जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, किसी का जीएसडीपी कम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप क्या करते हो? डिवॉल्यूशन करते हो, ठीक है, पैसे देते हो सबको, ताकि उनके जो फिस्कल इम्बैलेंसेस हैं वो क्लियर आउट हो सके। ओके, सो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, टू ऑगमेंट रिसोर्सेज ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है, जो आपकी लोकल बॉडीज़ के पास रिसोर्सेज नहीं है वो पहुंचाने के लिए भी आप ये करते हो। सो दिस इज़ राइट। फॉर ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो राइट। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर राइट, ए बी सी डी एंड ई, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको अब आ गया है मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपका पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस, तो ये आपका बहुत बार आया पेपर के अंदर क्वेश्चन, ठीक है, पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस। ये मैं थोड़ी देर में करवाऊंगी भी जब इसका डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसको हम मैच करेंगे। देन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज गिवन बाय वैगनर, ठीक है, वैगनर ने दिया था ये। देन फंक्शनल फाइनेंस इज गिवन बाय कीन्स एंड लर्नर। Then allocative stabilization and distribution function of state is given by Musgrave. Okay, तो आपका आंसर क्या बैठेगा यहाँ पे? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, 2 1 3 4, 2 1 3 4, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज SCP अप्रोच, ठीक है। अब SCP अप्रोच क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? दिस इज स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो SCP अप्रोच कहाँ से आई है? आपकी न्यू क्लासिकल थ्योरी में आई है। देन आपकी जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है, इट इज़ बाय जेम्स बुचानन, ठीक है, जो आपकी क्लब गुड्स की जो थ्योरी है, ठीक है, पब्लिक गुड्स थ्योरी या क्लब गुड्स की जो थ्योरी है बाय जेम्स बुचानन की ये थ्योरी है। देन आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन के लिए HH इंडेक्स होता है, आपका HH इंडस्ट्रियल इंडेक्स। लास्ट इज आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, इट इज़ गिवन बाय विलियमसन। तो क्या मैच हो जाएगा? 2 4 देन 1 एंड 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, अगेन फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी आपको आ गया क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर टैक्स क्रोनोलॉजी आपको दे रखी है, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कौन सा टैक्स कब आया, कौन सा टैक्स पहले आया, कौन सा टैक्स बाद में आया। ओके, चलो तो हम देख लेते हैं। मैं सारी क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पे बता देती हूँ टैक्स की, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि 2-3 बार सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। ओके, मतलब एग्जैक्टली सेम भी आया है और थोड़ा सा डिफरेंट करके अलग टैक्सेस का भी उन्होंने पूछा है। तो सारी टैक्स क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए। अब सबसे पहले है आपका 1773 में लैंड रेवेन्यू टैक्स। ओके, देन आपका 1860 में आता है इनकम टैक्स। देन आपका 1914 में आता है मोटर व्हीकल टैक्स। देन 1922 में आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। देन आपका आता है 1940 में एक्सेस प्रॉफिट टैक्स। ओके, नेक्स्ट 1953 में एस्टेट ड्यूटी। 1956 में आते हैं आपके एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ये चारों आते हैं आपके 1956 में बाय कैल्डर। ठीक है, निकोलस कैल्डर जब इंडिया में आते हैं तो ये 4 तरीके के टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 1957 सेल्स टैक्स भी आपका इसी टाइम पर आता है, पर ये कैल्डर के द्वारा नहीं आया था। ओके, चलो देन है आपका 1957 में आता है आपका वेल्थ टैक्स एक्ट। देन आपका 1958 में आता है 1958 में आता है गिफ्ट टैक्स एक्ट।
देन आपका 1961 में आता है इनकम टैक्स एक्ट एंड कॉरपोरेशन टैक्स एक्ट, ओके। देन आपका 1977 में आता है मैन वैट। देन आपका 1986 में आता है मॉड वैट। देन आपका 1994 में आता है सर्विस टैक्स। देन आपका 2001 में आता है सेन वैट, ओके। देन आपका 2002 में आता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये आया हुआ है पेपर के अंदर। देन 2004 में आता है सिक्योरिटीज़ कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज़ कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। देन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ा सा। 2005 में आता है वैट, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स एंड टोनेज टैक्स। और 2017 में हम सब जानते हैं क्या आता है, जीएसटी, ओके। चलो, एक आपका 1974 में बीच में आता है इंटरेस्ट टैक्स एक्ट, जो कि रिपील कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दिया जाता है इन द ईयर 1985। देन ये फिर से रिवाइव किया जाता है इन द ईयर 1991। देन फिर से टर्मिनेट कर दिया जाता है इन द ईयर 2000, ओके। तो इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, पेपर में आते हैं, ओके। तो सर्विस टैक्स आपका कब आता है, 1994 में। एक्सपेंडिचर आपका 1956 में। देन वैट आपका आता है इन 1977। देन आपका इनकम टैक्स कब आता है, 1961 में भी आता है और 1860 में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जीएसटी 2017 के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको अब आप मैच कर सकते हैं। आंसर इसका मैं आपको बता देती हूँ क्या है, थर्ड ऑप्शन, ओके। इसको आप मैच कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। द लो इनकम कंट्रीज आर फार मोर लाइकली टू बोरो मनी टू फाइनेंस देयर पब्लिक एंड सेक्टर एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी चांसेस होते हैं कि वो पैसा जो है बोरो करेंगे फॉर देयर पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए वो बाहर से बोरोविंग्स लेंगे। सो दिस इज़ राइट, क्योंकि अपना पैसा तो उनके पास है नहीं। तो नेक्स्ट, गवर्नमेंट नीड नॉट रीपे देयर लोन्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट। अगर आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना ही पड़ेगा। नीड नॉट का क्या मतलब होता है, ओके। सो दिस इज़ रॉन्ग, ए इज़ राइट बट आर इज़ रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन। चलिए, इसके साथ हमारा शिफ्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम दिसंबर 2022 का शिफ्ट 2 डिस्कस करते हैं, ओके। चलो, सो द कॉम्पोनेंट विच डिस्टिंग्विशेस प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया आपका प्राइमरी डेफिसिट के ऊपर, है ना। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट भी कौन सा, फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर। और इंटरेस्ट पेमेंट कौन सी, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ऑन द प्रीवियस बोरोविंग्स, ठीक है, जो आपने पहले से बोरोविंग्स ले रखी है। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना, प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का डिस्टिंग्विशिंग कंपोनेंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सेकेंड ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ एक्सटर्नैलिटी, इनमें से कौन सा गलत है आपके एक्सटर्नैलिटी के केस में। सो इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शंस, दिस इज राइट। रिलेटेड टू कंज्यूमर सोवरेनिटी, दिस इज राइट। ए मॉडल कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने पहले देख लिया था, राइट। इट इज़ बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो ये आपकी हायर ऑर्डर जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो दिस इज द सेम क्वेश्चन जो आपका शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बस वहाँ पे था कि विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, और यहाँ पे है विच इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। इन द बजट एट ग्लांस, जो आपका बजट एट ग्लांस आता है, जब आपका बजट पब्लिश किया जाता है, उसके अंदर आपका एक बजट एट ग्लांस का एक डॉक्यूमेंट आता है, तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता, ये आपसे पूछा है। सो बजट एस्टीमेट ऑफ द करंट ईयर, ठीक है, कि इस बार आपका कहाँ खर्चा होगा, आपका कितना खर्चा होगा, कहाँ से आपको रेवेन्यूज़ आएंगे, कैपिटल से कितना और रेवेन्यू वाले पोर्शन से कितना, ठीक है।
तो ये अब आप देखते हो, ठीक है, तो आप एस्टिमेट लगाते हो, सो दिस इज़ राइट। इस साल में आपका क्या एस्टिमेट रहेगा। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ करंट ईयर, थोड़े टाइम के बाद आप रिवाइज करके भी देते हो कि हाँ भाई हमारे करंट ईयर के अंदर कितना रिवाइज एस्टिमेट हमें लग रहा है कि हो सकता है। ओके, दिस इज़ राइट। एक्चुअल ऑफ द करंट, नो, जो आपका बजट होता है ना, गवर्नमेंट बजट, वो आपका पूरे साल का एक एडवांस में एक स्टेटमेंट वो पब्लिश की जाती है जिसके अंदर आपके एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। तो इस साल आप एक्चुअली कितना करोगे वो आपके अगले साल के बजट में दिखेगा, है ना। तो एक्चुअल आपके इस साल कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने कुछ स्पेंडिंग करी ही नहीं है, आपने ना तो कोई खर्चा किया है ना तो आपको कहीं से कोई पैसा आया है, तो आप एक्चुअल्स कैसे बताओगे। तो दिस इज़ रॉन्ग। आपका जो करंट ईयर का है वो अगले साल पता चलेगा। एक्चुअल ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, येस, पिछले साल के एक्चुअल्स हैं वो दिखते हैं आपके बजट एट ग्लांस के अंदर। ओके, बजट एस्टिमेट फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर, आने वाले साल के आपके बजट एस्टिमेट्स उसके अंदर मेंशन्ड होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो राइट। खाली आपका गलत क्या है कि एक्चुअल्स नहीं होते करंट ईयर के। सो A, B, D एंड E। नेक्स्ट, which of the following are true? Okay, product taxes will raise prices less under monopoly than under competition। क्या कह रहे हैं, जो प्रोडक्ट टैक्सेस हैं वो आपके मोनोपोली के अंदर जो प्राइजेस हैं वो कम बढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू द कंपटीशन। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये दे रखी है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अ टैक्स ऑन कैपिटल इनकम टेंड्स टू बी प्रोग्रेसिव whereas tax on wage income tends to be regressive. Then the burden of tax will be distributed between seller and buyer in the ratio of elasticity of demand to that of supply. A unit tax enters through a parallel downward shift in the supply schedule. Imposition of tax raises price and quantity। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनमें से ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस विल रेज प्राइजेस लेस अंडर मोनोपोली दैन अंडर कंपटीशन। ठीक है, तो आपके जो प्राइजेस हैं वो मोनोपोली से कम बढ़ेंगे व्हेन यू इम्प्लाई अ टैक्स। ठीक है, जब आप टैक्स लगाते हैं, इम्पोज अ टैक्स करते हैं, तो आपके कंपटीशन के अंदर ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा एज कम्पेयर टू द मोनोपोली। सो दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट, अ टैक्स ऑन कैपिटल इनकम टेंड्स टू बी प्रोग्रेसिव वेयरएज टैक्स ऑन वेज नीड्स टू बी रिग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आपके रिच होंगे लोग उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ और जितने पुअर होंगे लोग उन पर कम टैक्स लगाओ। रिग्रेसिव का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा आप एक सेकेंड, हाँ, रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि आपके जितने ज़्यादा अमीर लोग हैं उन पर कम टैक्स लगाओ और जितने गरीब हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट, द बर्डन, हाँ ठीक है, तो आप अगर कैपिटल इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हो तो वो हमेशा क्या होगा, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कैपिटल इनकम जो अमीरों की इनकम है, तो अमीरों की इनकम हमेशा प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, ज़्यादा है तो उनके ऊपर क्या लगना चाहिए, ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर एज टैक्स ऑन वेज इनकम टेंड्स टू बी रिग्रेसिव। अगर आप वेज के ऊपर टैक्स लगा देते हो, ठीक है, वेज इनकम पे टैक्स लगाते हो तो वो रिग्रेसिव इन नेचर हो जाती है। रिग्रेसिव कैसे हो जाती है, क्योंकि आपकी इनकम इनक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी और ज़्यादा। ठीक है, अगर आप गरीब इंसान की वेज के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो वो क्या होगा, रिग्रेसिव हो जाएगा, इनकम इनक्वालिटीज़ हमारी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, burden of tax will be distributed between the sellers and buyers in the ratio of elasticity of demand to that of supply। ये बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आपको माइक्रो के अंदर भी बताया था कि जितनी ज़्यादा आपकी इनइलास्टिक होगी डिमांड, ठीक है, जितनी ज़्यादा इनइलास्टिक होगी डिमांड उतना ज़्यादा बर्डन किस पे आएगा, बायर पे आएगा टैक्स का। जितनी ज़्यादा आपकी इनइलास्टिक होगी सप्लाई उतना ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर आएगा, सेलर के ऊपर आएगा। ठीक है, सो ये आपका बिल्कुल ठीक है। A unit tax enter through a parallel downward shift in the supply schedule। अगर आप एक यूनिट टैक्स लगाते हैं तो उससे आपके शेड्यूल टैक्स शेड्यूल के अंदर क्या होता है, एक डाउनवर्ड शिफ्ट आ जाता है पैरेलल। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, क्योंकि अ यूनिट टैक्स क्या है आपका, एड वॉलरम टैक्स। ठीक है, जो आपके पर यूनिट के हिसाब से आप लगा रहे हो, सो इसके हिसाब तो वो कैसा होगा, पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपका स्टीप करके आपका शिफ्ट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रेजेस प्राइस एंड क्वांटिटी। नहीं, अगर आप टैक्स लगाओगे तो प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन क्वांटिटी तो घट जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो A, B, C आर राइट, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके लिए ठीक है। ओके,
A competitive market can secure efficient resource use in the provision of private goods, बट मार्केट फेलियर अकर इन दैट ऑफ द सोशल गुड्स. ठीक है, आपकी जो कंपेटिटिव मार्केट है वो एफिशिएंटली कब रन करेगी, जब आप प्राइवेट गुड की बात करते हो. प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? प्राइवेट गुड्स आर बोथ राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए आप जो पेमेंट नहीं करेगा उसको आप रोक सकते हो कि नहीं भाई पहले पेमेंट कर, तभी तो उसकी कंजम्पशन कर सकता है. ठीक है, सो इट इज़ एक्सक्लूडेबल. राइवल का मतलब क्या है? जब आप उसकी कंजम्पशन कर लोगे. फॉर एग्जांपल एप्पल्स हैं, तो एप्पल जब आप खा लोगे वो किसी और दूसरे बंदे के लिए बचेगा नहीं. तो दैट इज़ द केस ऑफ प्राइवेट गुड. तो प्राइवेट गुड के केस के अंदर आपके एफिशिएंट एलोकेशन हो सकती है, लेकिन आपके सोशल गुड्स के अंदर यानी कि पब्लिक गुड्स, सोशल गुड्स क्या है आपके? पब्लिक गुड्स, यहाँ पर आपका मार्केट फेलियर हो जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, आई मीन. सो नेक्स्ट, एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ सोशल गुड इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल रादर देन वर्टिकल एडिशन ऑफ इंडिविजुअल सूडो डिमांड शेड्यूल्स. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? आपके जो सोशल गुड्स होते हैं, अब ये मैं आपको बता देती हूँ, जब आप प्राइवेट गुड्स की बात करते हो ना, सो प्राइवेट गुड्स के अंदर आप हॉरिजॉन्टल समेशन करते हो, हॉरिजॉन्टल समेशन करते हो डिमांड कर्व्स का. लेकिन जब आप सोशल गुड्स या पब्लिक गुड्स की बात करते हो तो आप वर्टिकल समेशन करते हो इंडिविजुअल डिमांड्स का. ठीक है, इज दिस क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. यहाँ पे अगर प्राइवेट लिखा होता तो ठीक होती. प्राइवेट के अंदर आपका हॉरिजॉन्टल ही होता है, लेकिन सोशल गुड्स के अंदर या पब्लिक गुड्स के अंदर आपकी वर्टिकल समेशन होती है. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, to seek efficient provision of social goods a political process of budget determination is needed. so this is right. अगर आपको efficient provision करना है public goods का, तो उसके लिए आपको एक proper budget जो है वो बनाना पड़ेगा. next, corrective action may be needed when consumer choice is based on false advertising. ठीक है, अगर false advertising के basis पे consumer की choice बन रही है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ corrective action लेना पड़ेगा. so this is also right. There are mixed cases between the extremes of purely private and purely social goods. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? आपके कुछ mixed cases भी होते हैं. अगर आप कह रहे हो एक प्योरली प्राइवेट गुड है, ठीक है, एक आपका प्योर प्राइवेट गुड है जो मतलब कम्प्लीटली राइवल और कम्प्लीटली एक्सक्लूडेबल होगा. एक आपका प्योर पब्लिक गुड है यानी कि वो कम्प्लीटली नॉन राइवल और कम्प्लीटली नॉन एक्सक्लूडेबल होगा. उनके बीच में भी आपके क्या है जो गुड्स हैं वो अराइज करते हैं. ठीक है, सो कौन से तरीके के आपके होते हैं? एक आपका होता है प्राइवेट गुड, एक होता है पब्लिक गुड, एक होते हैं आपके क्लब गुड्स और एक होते हैं आपके कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी. ओके, तो मैं आपको अब बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में कि क्या होते हैं चारों तरीके के गुड्स. ओके, ये है आपका राइवलनेस, ये है आपकी एक्सक्लूडेबिलिटी, ये है आपकी नॉन राइवलनेस, ये है आपकी, एक सेकेंड, राइवलनेस, नॉन राइवलनेस, एक मिनट. एक होता है आपका प्राइवेट गुड, एक है आपका पब्लिक गुड, एक है आपके क्लब गुड्स और एक है आपके कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, चलो. सो प्राइवेट गुड कौन से होते हैं? विच आर कम्प्लीटली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल. पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो कम्प्लीटली नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं. क्लब गुड्स कौन से होते हैं? क्लब गुड्स आपके होते हैं विच आर राइवल. ठीक है, दे आर राइवल, सॉरी, दे आर नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल. और कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दे आर राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल.
ओके, तो ये चारों की प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर किसी की भी पूछ ली जाती है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो कौन कौन सी ठीक हो गई हमारी? ए, सी, डी एंड ई। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगेन assertion reasoning का क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ मार्केट फेलियर रिजल्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर सोल्ड एट अ सिंगल प्राइस। ठीक है, आपकी मार्केट फेलियर तब अराइज होता है जब आप डिफरेंट क्वालिटीज, नॉट क्वांटिटीज, ओके, डिफरेंट क्वालिटीज जब आप सेल करते हो एट सिंगल प्राइस। सो दिस इज राइट। ठीक है, आपकी मार्केट फेलियर होगा उस केस के अंदर। नेक्स्ट, अ बायर एंड अ सेलर पोजेस डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ट्रांजेक्टेड। बिल्कुल, सो देखिए ये कौन सा केस है? एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी कुछ जो सेलर्स हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो एज़ कम्पेयर टू बायर्स, या बायर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो एज़ कम्पेयर टू सेलर। इसका कॉन्सेप्ट मैंने माइक्रो के अंदर आपको अच्छे से करवाया था। दिस इज दिस वन। ओके, सो अब आपको पता होना चाहिए, वैसे तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका आंसर बैठ जाएगा। लेकिन आपको सारे मार्केट फेलियर्स कब कब होते हैं पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ कि कब कब मार्केट फेलियर्स होते हैं, तो जाके पेपर के अंदर आए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट है आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। सेकंड इज एडवर्स सिलेक्शन। थर्ड इज मॉरल हजार्ड। फोर्थ इज ओनरशिप राइट्स पुअरली डिफाइंड। Fifth is externality. Sixth is imperfect competition, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, मोनोपोली के केस में। सेवेंथ, एनवायरनमेंट गुड के केस में। एट्थ, पब्लिक गुड्स के केस में। नाइन्थ, मेरिट गुड्स के केस में। टेंथ, पोल्यूशन के केस में, विच इज़ अगेन एक्सटर्नैलिटी। 11th, प्राइस सीलिंग एंड 12th, प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो ये 12 कंडीशंस हैं जब आपकी मार्केट फेलियर होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। ओके, सो इसी के साथ हमारे 2022 के दोनों शिफ्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं फॉर द पब्लिक इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का पेपर। ओके, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज नॉट करेक्ट इन ऑर्डर टू हैव एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? इट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे वो क्या करते हैं, आपके इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। सो वेन एवर दे आर इंक्रीजिंग द डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है, जब वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, दैट पॉलिसी इज नोन एज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दैट इज एक्सपेंशनरी। और अगर वो एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, सो दैट विल बी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ओके, चलो, तो अब ये एग्रीगेट डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे? या तो ये आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दें, क्योंकि हमें पता है एडी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। ठीक है, तो अगर आप जी बढ़ाएंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, तो आपने जी बढ़ा दिया। या फिर आप अपने टैक्सेस कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टैक्सेस कम करोगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो वो कंज्यूम ज़्यादा करेंगे और एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शनरी करनी है, डिमांड कम करनी है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, स्पेंडिंग को कम कर दीजिए और अपने टैक्सेस को बढ़ा दीजिए, ताकि लोग कंज्यूम कम करें और हमारी डिमांड कम हो जाए। ठीक है, चलो, अब उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय द बोरोविंग्स। जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, वो कहाँ से करेगी, कहाँ से लाए वो पैसा, तो वो बोरोविंग से लाती है पैसा सिंपली। ठीक है, दैट मीन्स आपके जो भी खर्चे हैं वो गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, अपने
बोरोइंग से लेकर आएगी, लोन से लेकर आएगी, चाहे वो मार्केट बोरोइंग्स हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल बोरोइंग उसने करी हो। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस थ्रू इंक्रीज टैक्सेस ओनली। अब आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने से ही आप फाइनेंस कीजिए। सो दिस इज रॉन्ग। आप टैक्सेस बढ़ा के भी क्या कर सकते हो, अपने एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस कर सकते हो, लेकिन बोरोइंग जब आप करोगे तो उससे आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो सही से फाइनेंस होंगे, क्योंकि अगर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, ठीक है, अगर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो आपका एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट नहीं आएगा फिस्कल पॉलिसी का। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन कॉम्पनसेटरी स्पेंडिंग फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दिस इज राइट। देन कट इन द टैक्सेस, जब आप टैक्सेस को कम करेंगे तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, जो ये मैंने बताया था, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट आएगा। सो योर सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आपसे यही पूछा था विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, provision of social goods or the process by which total resource use is divided between private and social goods and by which the mix of social good is chosen, ठीक है। so this is the allocative function, okay, so first option is the right। allocative function आपने क्या किया, अपने सारे resources को divide किया है इस तरीके से कि आपको कितने private goods बनाने हैं, कितने आपको social goods बनाने हैं। okay, so this is allocative function simply। next, with reference to the views of classicals on the public debt, ठीक है, क्लासिकल्स के व्यू के हिसाब से पब्लिक डेट पे जो उनके व्यूज़ हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से क्या है ठीक है, ये आपको बतानी है अब। ओके, सो फ्यूचर फाइनेंसिंग गेट्स मोर ट्रबलसम ड्यू टू पब्लिक डेट, बिल्कुल सही। जब आप ज़्यादा पब्लिक डेट लेते हो तो फ्यूचर में आपके लिए फाइनेंसिंग करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए जो फाइनेंसिंग है वो नहीं कर पाओगे, बोरोइंग्स आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि पहले तो आपको प्रीवियस बोरोइंग्स पे आउट करनी पड़ेंगी ना, तभी आप फर्दर बोरोइंग्स जो है वो ले पाओगे और उनको आप फाइनेंस भी कर पाओगे आसानी से, ठीक है, इंटरेस्ट उनका पे कर पाओगे। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट आपका, पब्लिक डेट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, सो दिस इज राइट। आप अगर पब्लिक डेट ले लेते हो तो उससे आपके रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं फॉर द प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग पब्लिक डेट लीड्स टू करेंसी डेप्रीसिएशन, बिल्कुल, आप जितना ज़्यादा लोन लेंगे आपकी करेंसी उतना डेप्रीशिएट करेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो जाएगी ना। एंड डिफ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन आपकी इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। डिफ्लेशनरी सिचुएशन कैसे आ जाएगी भाई, डिफ्लेशनरी सिचुएशन नहीं आएगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। जितना ज़्यादा आप डेट लोगे उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी ना, सो मनी सप्लाई बढ़ने से, तो ये तो गलत हो गया। डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर्स फंड्स फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड अमोर्टाइजेशन, हैंस अ डबल बर्डन फॉर द एक्सचेकर, तो दिस इज राइट। ओके, अगर आप डेट फाइनेंसिंग करते हो तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी फंड्स चाहिए और अमोर्टाइजेशन करने के लिए भी फंड्स चाहिए, ठीक है, तो आपके ऊपर डबल बर्डन आ जाएगा। सो दिस इज राइट। पब्लिक डेट लीड्स टू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, सो दिस इज रॉन्ग। आपका जो पब्लिक डेट बेसिकली लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है, अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये क्लासिकल्स का व्यू है। ओके, सो आपकी स्टेटमेंट ई एंड सी आर राइट, रॉन्ग, तो ये देख लीजिए एलिमिनेट करके, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आ गया सेम जो अभी मैं आपको समझा रही थी, वो चारों के चारों की जो गुड्स थे, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, क्लब गुड्स, कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी, उनका आपको यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। चलो, सो प्योर पब्लिक गुड्स क्या थे, एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, प्राइवेट गुड्स थे, एक सेकेंड, हाँ, प्योर पब्लिक गुड थे आपके नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, ये आ जाएगा आपका। हाँ, प्योर प्राइवेट गुड क्या है, प्योर प्राइवेट गुड है आपके राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। ओके, सो राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। ओपन एक्सेस रिसोर्स, ओपन एक्सेस यानी ये कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी आपकी सिंपली, ठीक है। सो ओपन एक्सेस रिसोर्स क्या होते हैं आपके, दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट दे आर राइवल, ठीक है। सो सेकेंड आ गया कंजेस्टिबल रिसोर्स, या आपके जो क्लब गुड्स होते हैं, ठीक है। सो क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल बट दे आर नॉन राइवल। ओके, तो इनको आपने मैच करना था, तो आंसर क्या बैठेगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1।
ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका बैठेगा, ठीक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन आ गया आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। क्या था? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मैंने कहा ना, ये बहुत बार आया आपके पेपर में। मैं आपको ना सारे डेफिसिट्स के फॉर्मूलाज जो है वो बता देती हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो अगर कोई भी पेपर में आता है तो। सबसे पहला तो होता है आपका बजट डेफिसिट, ठीक है। तो बजट डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है। चलो, एक आता है आपका फिस्कल डेफिसिट विच इज़ टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, या फिर आप सिंपली कह सकते हो दैट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। ओके, नेक्स्ट, यानी कि आप बोरोइंग्स क्यों लेते हो? अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू डेफिसिट विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, देन नेक्स्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट विच इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, एक होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं? लर्न कर लेने हैं। इनमें से कोई भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर प्राइमरी डेफिसिट पूछा जाता है, ठीक है। अभी तक भी हमने देख लिया, 2 बार आ गया है। टूल्स ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, अगेन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में से क्वेश्चन आ गया है। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है आपका? या तो आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाते हो या अपने टैक्स रेट कम कर देते हो, है ना, यही होते हैं। सो रेजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज राइट। रिड्यूसिंग, नो। इंक्रीजिंग टैक्स, नो। रिड्यूसिंग टैक्स, राइट। इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, नो। ये तो किसका होता है? ये होता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का ये एक्सपेंशनरी का टूल होता है। सो दिस इज रॉन्ग। सो आंसर क्या बैठेगा आपका? ए एंड डी। सो ए एंड डी, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलो, इसी के साथ आपका पिछला वाला पेपर भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिसंबर 2020 एंड जून 2021 का पेपर। ओके, चलो। सो मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन टू अ न्यू एंड हायर लेवल, ठीक है। तो ये आपका कौन सी हाइपोथेसिस है? दिस इज पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पीकॉक एंड वाइजमैन हाइपोथेसिस के अंदर आपके 3 तरीके के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स डिस्कस्ड इन दिस पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस या पीकॉक वाइजमैन थ्योरी, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी कब दी जाती है? ये थ्योरी आपकी दी जाती है 1890 में, विच स्टडीज द डेटा ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम का ये डेटा रीड करती है, ठीक है। तो 3 इफेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका इफेक्ट है इंस्पेक्शन इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड लास्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यही होता है जब आप अपने पुराने एक्सपेंडिचर लेवल, पुराने टैक्स सिस्टम से आप शिफ्ट करते हो नए टैक्स स्ट्रक्चर की तरफ या नए एक्सपेंडिचर की तरफ, विच इज़ मोर देन द अर्लियर वन, ठीक है। जितना आप पहले टैक्स ले रहे थे या आप जितना पहले एक्सपेंडिचर कर रहे थे उससे ज़्यादा हायर लेवल पे जब आप एक्सपेंडिचर करने लगते हो या टैक्स कलेक्ट करने लगते हो, उसको आप डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हो, ठीक है। सो इसका आंसर आपका क्या बैठना था? डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही होना था। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या है? दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन न्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जब गवर्नमेंट नए एरियाज ऑफ ऑपरेशन के अंदर एंटर करती है तो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है। सो दैट इज इंस्पेक्शन इफेक्ट। नेक्स्ट इज आपका कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टू इंक्रीज एट अ फास्टर रेट दैन द स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है।
तो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है या जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उनका जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ जिस हिसाब से इंक्रीज़ होती है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। तो दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम Which method can help in obtaining a welfare improvement if externalities exist? एक्सटर्नैलिटी में क्या होता है, मार्केट फेलियर हो जाता है। तो ये मार्केट फेलियर जो आपका एक्सटर्नैलिटी की वजह से हो रहा है ये कब इम्प्रूव हो सकता है? सो इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पिगुवियन टैक्सेस, रेगुलेशन, देन असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स एंड परमिटिंग द बार्गेनिंग। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम आर राइट। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 बार आया है, दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम 2 बार आया है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। Next, efficiency condition in the production of pure public good requires that the production be carried out up to a point। ठीक है, आप efficiency condition देख रहे हो अपने pure public good के केस में। तो pure public good के केस में कब आएगी आपकी efficiency? when देखो यहाँ पे लिखा है MBI क्या है, it represents the marginal benefit of the jth individual। MBJ क्या है, it represents the marginal benefit accruing to the jth individual, this was ith individual। MC इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आपको कब एफिशिएंसी मिलती है? व्हेन द मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जब आपका मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे आपके 2 इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, सो 2 इंडिविजुअल्स हैं तो क्या होगा, दोनों के मार्जिनल बेनिफिट को आप ऐड करेंगे, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ठीक है, ith इंडिविजुअल से जो मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है और आपको jth इंडिविजुअल से जो मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है इट इज़ इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो इस कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका यानी कि इन्होंने 2 तरीके से दे रखा है, एक आपका इंग्लिश के लिए, एक हिंदी के लिए। तो दे तो सेम ही रखा है, बस ऐसे बीच में आपको एक हाइफन लगा दिया है। ठीक है, हाइफन नहीं स्लैश लगा दिया है। ठीक है, हाइफन तो ये होता है। चलो, तो आपका आंसर क्या बैठना था कि मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम द ith इंडिविजुअल एंड द मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम द jth इंडिविजुअल इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर? अब देखो मार्केट फेलियर के मैंने 12 दिए थे आपको केसेस, आपको बताने हैं इनमें से कौन सी है। पब्लिक गुड के केस में मार्केट फेलियर होता है, एक्सटर्नैलिटी के केस में होता है, मोनोपोली के केस में आपका होता है। ठीक है, सो आपका ए फैक्ट दैट सम गुड्स आर राइवल इन कंजम्पशन। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि राइवल के केस में आपका मार्केट फेलियर हो। नॉन राइवल के केस में और नॉन एक्सक्लूडेबल के केस में आपका क्या होता है, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल के केस में मार्केट फेलियर होता है। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। आंसर विल बी A, B एंड D, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो बेस्ड बजटिंग लेज एम्फेसिस ऑन। अब जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जब आप बजट प्रिपेयर करते हो फ्रॉम जीरो लेवल। ठीक है, यानी कि फ्रॉम द स्क्रैच, जब आप बिल्कुल स्क्रैच से अपना स्टार्ट करते हो बजट बनाना, तो उसको आप क्या कहते हैं, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी बेस है ही नहीं, आउटकम बेस्ड होते हैं एक आपका बजट। ठीक है, तो आउटकम बेस्ड में क्या होता है कि आप किसी आउटकम के बेसिस पे अपना बजट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, आउटपुट के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अपना बजट प्रिपेयर कर रहे हो। यहाँ पे आपका कोई बेसिस है ही नहीं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना बजट जो है प्रिपेयर कर रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो कि आपको कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, कितना आपका रेवेन्यू आएगा। ठीक है, चलो तो इसका अब आंसर हम देख लेते हैं फटाफट से। दिस विल बी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट टर्म्स। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट टर्म आप यहाँ पे करते हो, आप इस हिसाब से एलोकेट करते हो अपने रिसोर्सेज को जहाँ पे आपकी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपने करी है। ठीक है, सो अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग आप यहाँ पे नहीं करते हो। अनलिमिटेड डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा प्रिंट कर देना पैसा। सो दिस इज रॉन्ग। प्रिंटिंग प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच, सो ये तो बिल्कुल ठीक है, यही मैंने आपको बोला। प्रिपेयरिंग द बजट नेग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द एक्सपेंडिचर, दिस इज राइट। आपके जो भी हिस्ट्री रही हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप एकदम नए दौर से शुरू करने वाले हो अपना बजट। ठीक है, सो दिस इज A, C एंड D, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर जेंडर बजटिंग। ठीक है, तो अब आपकी जो टाइप्स ऑफ बजट है, टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, तो आपका आउटकम बेस्ड होता है, आउटपुट बेस्ड होता है, देन आपका ज़ीरो बेस्ड बजटिंग होती है, जेंडर बजट होता है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। ओके, सो जेंडर बजटिंग में क्या है, हाँ, प्रिपेयरिंग अ सेपरेट बजट फॉर द विमेन, नो,
आप ये विमेन के लिए एक अलग से बजट नहीं प्रिपेयर करते हो। ये क्वेश्चन बार बार आता है जेंडर बजटिंग के अंदर, लाइन ज़रूर देते हैं वो। सो दिस इज़ रॉन्ग। जेंडर बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेपरेट बजट बना रहे हो विमेन के लिए, लेकिन आप एक ऐसा बजट बना रहे हो जो आपके जेंडर बेस्ड क्या कहते हैं प्रोविजंस के ऊपर से बनता है, ठीक है। यानी कि आपके जो प्रोविजंस वहाँ पे दिए जाते हैं वो जेंडर बेस्ड होते हैं। आप ये देखते हो कि कितना आपके दोनों जेंडर्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा इस बजट से, ठीक है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, जेंडर बजट इज़ नॉट प्रैक्टिस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, नो दे आर प्रैक्टिसिंग जेंडर बजटिंग, ठीक है। इवैल्यूएटिंग बजटरी प्रोविजंस विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव, यस, आप क्या कर रहे हो, अपने बजटरी प्रोविजंस को इवैल्यूएट कर रहे हो एज पर द जेंडर, ठीक है, जेंडर को अपने पर्सपेक्टिव में रख के। जेंडर बजटिंग इज अ रूल फॉर जेंडर एम्पावरमेंट, सो दिस इज ऑल्सो राइट, जेंडर एम्पावरमेंट के लिए ही आप करते हो। सो C and D आर राइट, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका आता है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये आपका क्या है, PYQ है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, 2012, 13 या 14 मुझे याद नहीं है, पर बहुत पुराने पेपर में से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। सो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ ने। पब्लिक एक्सपेंडिचर के दिए हैं फिंगले शिरास ने। देन आपका बेनिफिट रिसीव्ड अप्रोच एरिक लिंडाल ने दिया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। देन इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपका उर्सुला हिक्स ने दिया है, ठीक है। चलो, तो इसको मैच कर लिया हमने, दिस इज 2 3 1 4, 2 3 1 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। अब देखो, क्योंकि आपको इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन एंड कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो आपको पता होने चाहिए कैनन्स है कौन से। तो मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके ये कैनन्स होते हैं। ओके, सो आपका है कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाँ, तो ये है आपके कैनन ऑफ सरप्लस, देन कैनन ऑफ सैंक्शन, देन कैनन ऑफ इकोनॉमी, एंड लास्ट आपका कैनन ऑफ बेनिफिट। ओके, ये किसने दिए हैं आपके, फिंगले शिरास ने दिए हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वो आया भी हुआ एक बार आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वैसा ही क्वेश्चन आ गया आपको अगेन टैक्स क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, तो इसको अब आप कर सकते हैं डू इट योर सेल्फ, ठीक है, DIY, डू इट योर सेल्फ, एंड टेल मी द आंसर फॉर दिस इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर टू सप्लाई पब्लिक गुड, बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप पब्लिक गुड को कभी भी सप्लाई नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो आपको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर देने पड़ते हैं, ठीक है, फ्री में भी देने पड़ सकते हैं आपको। तो आप अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप प्योरली प्राइवेट गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ना कि पब्लिक गुड्स को। सो दिस इज राइट। If he produces it, he is unable to exclude people from consuming it and hence he cannot charge a price, बिल्कुल ठीक। अगर वो पब्लिक गुड प्रोड्यूस करेगा तो पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, तो वह किसी को एक्सक्लूड कर ही नहीं पाएगा। तो कोई पेमेंट करे या ना करे, वो आसानी से उस गुड का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम आ गए हैं जून 2020 के पेपर के ऊपर, इसको भी देख लेते हैं। तो GST का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, कनाडा से लिया है हमने ये GST का कॉन्सेप्ट। मार्केट फेलियर कब कब आता है, पॉवर्टी में नहीं आता, एक्सटर्नैलिटी में आता है, प्राइवेट गुड में नहीं, पब्लिक गुड में आता है, मार्केट पावर में आता है, ठीक है। सो आंसर विल बी B एंड C। तो अब आपके दो ऑप्शन में B एंड C दिया था, तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे। ओके, आगे। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस विद द इफेक्ट फ्रॉम, अब आपको मैंने बताया था बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन का टैक्स कब आया, 2005 के अंदर आया था, ठीक है। सो B ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विच हैज़ द बेस्ट और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो कहा किसने है, ये डाल्टन ने कहा है। तो डाल्टन ने क्या कहा है कि आपका बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कौन सा है, वो है जो या तो आपको बेस्ट इकोनॉमिक इफेक्ट्स दे या फिर लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट दे, ठीक है, कम से कम बैड इफेक्ट्स दे या फिर सबसे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आपको दे, ठीक है। सो दैट इज़ अ बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो ये आपका वो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डाल्टन ने दिया है ये। ओके,
अब ये क्वेश्चन कम्प्लीटली आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स के ऊपर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा, पर मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे कोस्ट थ्योरम दिया गया था, ठीक है, विच बिलोंग्स टू पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो कोस्ट थ्योरम आपके किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ द प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद द एक्सटर्नैलिटीज़, ठीक है। वो कहते हैं कि आप एक्सटर्नैलिटी से डील कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली उनके प्रॉपर्टी राइट्स को डिफाइन कर दें, ठीक है। हर किसी के जो कॉमन रिसोर्स, जो ओपन एक्सेस रिसोर्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप प्रॉपरली डिफाइन कर दोगे प्रॉपर्टी राइट्स, तो आप वहाँ पर इफेक्टिवनेस अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ये वाला आपका मैच हो जाएगा। देन लैफर कर्व एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लैफर कर्व जो होता है वो आपका ऐसा सा दिखता है, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे जैसे आपका टैक्स रेट बढ़ेगा, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लगता है, देन लेटर ऑन वो क्या करने लगता है? फॉल करने लग जाता है। नेक्स्ट है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ये तो गेम थ्योरी में हमने देखा है। देन आपका डेड वेट लॉस क्या है? कंट्रोलिंग द प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ओके, जो आपका वो बीच में ट्रायंगल बन जाता है। सो अब इसको हम मैच कर लेंगे, आंसर इज ए ऑप्शन, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who said, I believe that the objective for this investment should be to benefit the public, the consumer and the investor, and at the same time to improve competitiveness and eliminate monopoly। तो ये लाइन किसने कही है? This is given by George Fernandez, okay। Next, Mrs. Ursula K. Hicks stated that private finance, whether of firms or individuals, starts with a given income plan as a framework within which expenditure must be planned. Public finance, on the contrary, starts with a given expenditure plan and the authorities adjust their income by means of taxes and resources to match the expenditure. So this statement is right. तो उर्सुला के हिक्स ने यही चीज़ आपकी कही थी। क्या कहा उन्होंने? कि जो प्राइवेट फाइनेंस होता है वो कैसे वर्क करता है कि लोग अपनी इनकम पहले कमाते हैं और उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे अपना एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं। लेकिन जो पब्लिक फाइनेंस होता है, इसके अंदर आप पहले अपने एक्सपेंडिचर्स देखते हो कि कहाँ कहाँ आपको खर्चा होने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हो कि कहाँ से आप वो इनकम इकट्ठी करोगे उस एक्सपेंडिचर के लिए। तो उल्टा होता है एग्जैक्टली, ठीक है। प्राइवेट फाइनेंस में क्या है? आप अपनी पहले इनकम कमाते हो, देन उसके बाद आप अपने एक्सपेंडिचर के बारे में सोचते हो। और पब्लिक फाइनेंस में आप पहले अपना एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से आप अपनी इनकम स्ट्रीम जो है वो प्लान करते हो, ओके। तो दिस इज राइट। प्रोफेसर शिराज या फिंगले शिराज हैज़ पॉइंटेड आउट दैट पब्लिक अथॉरिटीज डिफर फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन दैट the former should balance income and should not necessarily seek a profit in the manner that an individual would। So this is right। उन्होंने क्या कहा कि प्रोफेसर शिराज ने क्या कहा है कि आपकी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्राइवेट लोगों से कैसे डिफ़र करती है? वो ऐसे डिफ़र करती हैं कि ज़रूरी नहीं है आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचें जैसा कि आपका एक प्राइवेट इंडिविजुअल सोचेगा, ओके। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग? इनमें से कौन सा आपका गवर्नमेंट बोरोइंग का एक मतलब तरीका है, ठीक है। चलो, सो ड्राइंग फ्रॉम द ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी होती है, ठीक है, उसमें से आप निकाल सकते हो बोरोइंग। सो दिस इज राइट। आप करेंसी नोट्स प्रिंट आउट कर सकते हो, सेनरेज कर सकते हो, दिस इज राइट। बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन से आप कर सकते हो, बैंकिंग सिस्टम से भी आप बोरो कर सकते हो। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ओके। चलिए, सो इसी के साथ आज की जो ये वीडियो है ये मैं कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करूँगी उसके अंदर हम 2019 के दोनों पेपर्स और 2018 के दोनों पेपर्स में जितने भी पब्लिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसे ऑन कर लीजिए टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय चैनल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इसकी जो है PDF मिलेगी इस वीडियो की, और सभी वीडियोस की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो जल्दी मैं वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।